काला सुअर बना सफेद और जादुई पेड़। जंगल में कुछ जानवर आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहां सुअर आता है। पर सुअर के आते ही सारे जानवर मुंह बना लेते हैं। तभी बंदर कहता है, अरे अरे, ये आ गया काला कलूटा। सारा मौसम बदबूदार कर दिया इसने आते ही। गंदा कहीं का, चल जा जल्दी से यहाँ से, नहीं तो हमारा दम घुट जाएगा। इस तरह सारे जानवर सुअर को भला बुरा कहने लगते हैं। सुअर उनकी बात सुनकर बड़ा दुखी होता है। जानवरों की जली कुटी बातें सुनकर सुअर अंदर से टूट चुका था। वो नाराज होकर जा रहा था कि उसे दूर से ही एक सुंदर और हरा भरा पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के पास से जाते जाते सुअर कहता है, देखो ये पेड़ भी कितना सुंदर है, और एक मैं हूं कि किसी को पसंद ही नहीं। सब मेरा तिरस्कार करते रहते हैं। अब ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। सुअर की ये बात पेड़ सुन लेता है और सुअर को आवाज देने लगता है, सुअर सुअर, मेरे पास आओ। क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों इतने उदास हो? अरे पेड़, अब तुम्हें भी मुझसे परेशानी हो रही है क्या? जानवर तो जानवर, अब तुम भी शुरू हो गए। नहीं नहीं सुअर, ऐसी बात नहीं है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकता हूँ। अच्छा, तुम इतने सुंदर और ऊपर से जादुई भी? क्या सच में तुम मेरी तकलीफ दूर करोगे? क्या ये कोई मजाक तो नहीं ना? नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है सुअर। तो फिर ठीक है, मुझे भी तुम जैसा सुंदर बनाओ, ताकि जानवर मुझसे दूर ना भागे बल्कि मुझसे दोस्ती करे। बाहर की सुंदरता से कुछ नहीं होता। दिल सुंदर और साफ होना चाहिए। रंग रूप तो बस दिखावा है। पर चलो, अगर ऐसा करने से तुम्हें तसल्ली मिलती है तो मैं तुम्हें सुंदर बनाने के लिए तैयार हूँ। पर सुअर, सुंदर बनकर कभी धूल मिट्टी या कीचड़ में मत जाना, वरना तुम पहले जैसे बन जाओगे। हाँ हाँ, मुझे तुम्हारी ये बात ध्यान में रहेगी। तब जादुई पेड़ अपनी जादुई शक्ति से सुअर को सुंदर बना देता है। सुअर दूध के जैसे चमकने लगता है। पर सारी जादुई शक्ति सुअर को देने से जादुई पेड़ एक साधारण पेड़ बन जाता है। सुअर सफेद बनकर बड़ा खुश हो जाता है। वो जानवरों के पास आते रहता है कि तभी उसे बंदर देख लेता है। बंदर सफेद सुअर को देखकर चकित हो जाता है। तब सुअर को बंदर की बातें याद आती है और वो बंदर पर झपटा मारता है, उसे नीचे गिराता है और कहता है, अरे बंदर, ऐसा क्या घूर रहा है तू? जाकर सारे जानवरों को बुला कर ला मेरे पास। बंदर सारे जानवरों को सुअर के पास बुलाता है। सारे जानवर सफेद सुअर को पहचान नहीं पाते और उससे चकित होकर देखते ही रहते हैं। तब बंदर सुअर से कहता है, अरे तुम हो कौन और कहां से आए हो? मैं एक देवदूत हूँ। मुझे भगवान ने स्वयं यहाँ भेजा है। जाओ, जाकर मेरे लिए फलों का इंतजाम करो। तब सारे जानवर सफेद सुअर को देवदूत समझकर उसके लिए फल लाते हैं। उसकी सेवा करने में जुट जाते हैं। सुअर भी जानवरों से काम करवा के बहुत ही खुश हो जाता है। उसके दिन बड़े ही आराम से बीत रहे थे। सुअर जानवरों पर हुक्म छोड़ने लगता है। कुछ दिन जानवर सुअर की बात तो मान रहे थे, पर अब कुछ दिनों से जानवर सुअर की गुलामी से तंग आ गए थे। एक दिन सारे जानवर इकट्ठा होकर बातें करते हैं। तब बंदर और हाथी कहते हैं, अरे इस सुअर ने तो नाक में दम कर दिया है। ये भगवान का दूत है, लगा कि वो हमारी मदद करेगा, पर ये तो हम पर ही हुक्म छोड़ रहा है। हाँ, अब बहुत हो चुका। अब हम उस सुअर की एक भी नहीं सुनेंगे। इस तरह सारे जानवरों में बगावत की बातें होने लगती है। ऐसे में एक दिन सुअर गर्मी से बेहाल हो जाता है। वो जानवरों को पानी लाने के लिए कहता है, पर तब कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तब सुअर कीचड़ में जमे हुए तालाब के पास जाता है, जहां कीचड़ भरा हुआ था। वो सुअर जादुई पेड़ की सारी बात भूल जाता है। उसे तो बस गर्मी से राहत चाहिए थी, इसलिए वो उस कीचड़ में डूब जाता है। लेकिन जैसे ही सुअर कीचड़ में जाता है, जादुई पेड़ का जादू खत्म हो जाता है और सफेद सुअर पहले वाला काला सुअर बन जाता है। इधर जादुई पेड़ की शक्तियां उसे वापस मिल जाती है।
जानवर तब सुअर को पहचान जाते हैं। बंदर कहता है, अरे साथियों, ये कोई देवदूत नहीं बल्कि ये तो काला सुअर है। इतने दिन हमें बेवकूफ बनाया तुमने, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे सुअर। तब सुअर भागते हुए जादुई पेड़ के पास आता है और कहता है, क्यों रे जादुई पेड़, मुझे जानवरों से पिटवाने का अच्छा बंदोबस्त किया था तुमने। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो तुम्हारे स्वभाव के कारण हुआ है सुअर। मैंने तुम्हें समझाया था पर तुम ही मेरी बात भूल गए। इसमें मैं भला क्या कर सकता हूँ? देखो सुअर, अपने मन को साफ रखो, तब अपने आप तुम्हें सब पसंद करने लगेंगे। अपने स्वभाव को बदल कर देखो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह सुअर वहां से अपने रास्ते चले जाता है। पता नहीं सुअर खुद में बदलाव ला पाता है या नहीं, पर पेड़ ने जो कुछ कहा वो सही था। हमें अपने बाहरी रंग रूप पर नहीं बल्कि अपने मन की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। नीति, बाहरी सुंदरता से अच्छे हमारे दिल की सुंदरता होती है। दो जुड़वा भाई शेर और लुटेरा बाघ। बाघ और लोमड़ी दोनों दोस्त थे। वो कहीं पर भी जाते तो वहां पर झगड़ा लगाकर अपना उल्लू सीधा करते थे, पर जब भी पकड़े जाते लोग उन्हें पीट पीट कर वहां से भगा देते। एक बार ऐसा ही हुआ। एक जंगल में मार खाकर वो दूसरे जंगल आते हैं। उस जंगल के राजा दो जुड़वा भाई शेर थे। उन दोनों में अंतर करना बहुत ही मुश्किल था। तब बाघ कहता है, सुन लोमड़ी, देखो दोनों भाइयों को, क्या दोनों भाई इतने प्यार से जंगल संभाल सकते हैं? इस जंगल पर तो मैं ही राज करूंगा। आप तो पता नहीं हमारे होते हुए क्या हम इन्हें प्यार से रहने देंगे? क्यों, क्या कहते हो? चलो लगाते हैं दोनों भाइयों में झगड़ा। बाघ और लोमड़ी दोनों शेर के पास जाते हैं। एक शेर का नाम था वीरू तो दूसरी का नाम था शेरू। बाघ और लोमड़ी दोनों उन दोनों के पास जाकर कहते हैं, महाराज, बहुत ही अद्भुत, आप दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल है। महाराज, हम दूसरे जंगल से आए हैं। आपकी बहादुरी के किस्से हमने बहुत सुने हैं। आज आपको मिलकर हमें बहुत अच्छा ही लग रहा है। महाराज, हमारे जंगल में समस्या आन पड़ी है। क्या आप इनका निवार करेंगे? क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? आपका स्वागत है बाघ और लोमड़ी। वैसे समस्या क्या है? हम दोनों मिलकर उसे ज़रूर दूर कर देंगे। बताओ भैया, पहले इन्हें आराम करने दो, बाद में आराम से इनसे बात कर सकते हैं। बाघ और लोमड़ी की अच्छे से मेहमान नवाजी की जाती है। आराम करने के बाद बाघ को शेर अकेला दिखाई देता है। तब दोनों उसके पास जाकर शुरू हो जाते हैं। बाघ कहता है, महाराज, मेरे जंगल में एक लुटेरा बाघ है। वो जंगल पर राज करना चाहता है, पर सारे जानवर उसके खिलाफ हैं। महाराज, आप बताइए मैं क्या करूं इस बाघ का? अरे, सब मिलकर उसे जंगल से भगा दो, वो राजा बनने लायक नहीं है। तब लोमड़ी कहती है, पर वीरू महाराज से जब हमने इस समस्या का समाधान पूछा तो उसने कहा कि उस बाघ को ही अपने जंगल का राजा बनाओ, नहीं तो वो जानवरों को मार देगा। क्या कहा? वीरू ऐसी डरपोकों वाली बात कैसे कर सकता है? वो मेरा भाई है, एक बहादुर का भाई, और ऐसी बातें उसे शोभा नहीं देती। महाराज, आप दोनों एक साथ रहते हो, पर वीरू के मन में आपके प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचता। हम आपके पास आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि शेर से पूछने की क्या जरूरत है। क्या ये कहा वीरू ने? उसकी इतनी हिम्मत! मैं अभी उससे बात करता हूँ। शेर गुस्से से पागल हो जाता है और वो वीरू से मिलने जाता है। तब बाघ लोमड़ी से कहता है, अरे वाह लोमड़ी, तुमने तो बहुत ही अच्छा जाल बिछाया। अब उन दोनों में झगड़ा होगा ही और लड़ाई भी होगी। लड़ाई में वो दोनों एक दूसरे को मार देंगे और मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। और मैं आपकी मंत्री। दोनों आने वाले पल के लिए बहुत ही खुश थे और ये कहकर वो दोनों शेरू के पीछे जाते हैं। शेरू जाते ही वीरू से झगड़ा करने लगता है।
पर वीरू इन सारी बातों से अनजान था। बाघ और लोमड़ी छुपके उन दोनों के मरने का इंतजार करते रहते हैं। तब वीरू कहता है, शेरू तुम्हें क्या हो गया है? क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब शेरू चुपके से वीरू के कान में कुछ बोलता है और दोनों झूठी मूठी लड़ाई करने लगते हैं। वो दोनों लड़ाई करते करते नीचे गिर जाते हैं। तब बाघ और लोमड़ी उन दोनों को ऐसे जख्मी और बेहोश देखकर बाघ हंसते हुए कहता है, बेवकूफ शेरू और वीरू, हमारी बातों पर विश्वास करके अपने ही भाई से लड़ाई करके मर गया। अब तो हमें हफ्ते भर का शिकार मिल गया है। बेवकूफ कहीं के कि वो लुटेरा बाघ मैं ही हूँ। तभी वीरू और शेरू हंसते हुए खड़े हो जाते हैं और शेरू कहता है, हमें बेवकूफ समझने की भूल मत कर बाघ। तुम्हारे बारे में मेरे मंत्री चील ने पहले ही मुझे बताया था। और ये जो लाल रंग देख रहे हो ना, हमारे शरीर पर ये सॉस है। और शेरू ने मुझे चुपके से लड़ाई करने का नाटक करने के लिए कह दिया था ताकि तुम दोनों को हम सामने पकड़ सके। इसके बाद शेरू और वीरू दोनों बाघ और लोमड़ी की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें जंगल से बाहर निकाल देते हैं। शेरू और वीरू दोनों जुड़वा भाई ही नहीं ताकतवर थे, बल्कि बहुत होशियार भी थे। वो कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते थे। एक गाय का झुंड रहता था। उस झुंड में रमा नाम की एक गाय थी। वो एक पुंगनुर गाय थी। उसका कद बाकी गायों से बहुत ही छोटा था। इस वजह से बाकी के गाय उसका बहुत ही मजाक उड़ाती थी और हमेशा उससे दूर ही रहती थी। कुछ ही दिनों में गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। जंगल के पेड़ सूखने लगते हैं। कुछ पेड़ों पर पत्तियां तो थी, पर वो काफी ऊपर थी। रमा का कद छोटा होने की वजह से उसका मुंह पत्तियों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब रमा बाकी गायों से मदद मांगती है। सुनो, मेरी मदद करो, मुझे भी खाने के लिए कुछ पत्तियां दो। देखो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अरे भूखी रहे या मर जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, समझी? जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई मनुष्य कही की, और अब भूख भूख करके हमें भी खाने का इरादा है क्या? बेचारी रमा ये सब सुनकर फूट फूट कर रोते हुए वहां से चली जाती है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे साये से भी दूर रहते हैं, फिर मैं भी क्यों इनके साथ रहूं? नहीं, मैं आज ही यहाँ से चली जाती हूँ। इस तरह रमा वो झुंड छोड़कर दूसरे जंगल जाने का सोचती है। वो दूसरे दिन ही किसी को कुछ ना बताकर पास वाले जंगल जाती है। उस जंगल में एक बाघ का बच्चा रहता था। वो बहुत ही मासूम था, पर उस जंगल के जानवर उसे पसंद नहीं करते थे। उसकी माँ की वजह से सभी जंगल के जानवर उससे नफरत करते थे। उस दिन बाघ बच्चों के साथ खेलने जाता है। तभी वहाँ एक लोमड़ी आती है और वो बाघ को भला बुरा कहने लगती है। अरे ओ बाघ, यहाँ क्या कर रहा है तू? देखो, तुझे कितने बार समझाया है कि बच्चों से दूर रहा कर, पर तू समझता ही नहीं। लोमड़ी मासी, मुझे खेलने का मन कर रहा है, प्लीज मुझे खेलने दो ना। हाँ हाँ हाँ, पहले खेलेगा और फिर अपनी माँ के जैसे बच्चों को ही मार डालेगा। देख, मुझे तुम्हारी नीयत पता है, जैसी माँ वैसा बेटा। इस तरह कुछ भी भला बुरा कहकर लोमड़ी बाघ को वहां से भगा देती है। दरअसल बाघ की माँ बाघिन बड़ी ही क्रूर थी। उसे किसी पर भी दया नहीं आती थी। उसने जंगल में दहशत मचा कर रखी थी। पर जब वो माँ बन गई और बाघ को जन्म दी, तभी वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन बाकी के जानवर बाघ को उसकी माँ के जैसे ही समझने लगे। कोई मुझसे बात नहीं करता, सारे मुझे दुष्ट समझते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। काश मेरी माँ जिंदा होती। बाघ रोते रहता है कि तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर वो झाड़ी में छुप जाता है। वो परछाई रमा की थी। रमा ने बाघ के रोने की आवाज सुनी थी, इसलिए वो वहां आई। कौन है वहाँ? तुम कौन हो और इतना क्यों रो रहे हो? देखो, बाहर आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। रमा की आवाज सुनकर बाघ झाड़ियों से बाहर आता है। उसे देखकर रमा को दया आती है। बाघ को पास में लेकर वो कहती है, रो मत बेटा, क्या हुआ? भूख लगी है क्या तुम्हें? बाघ चुपचाप खड़ा रहता है, पर रमा समझ जाती है। आज पहली बार
किसी ने मुझसे ऐसे प्यार से बात किया है। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। रमा बाघ से उसके माँ के बारे में पूछती है। तब बाघ सारी सच्चाई उसे बता देता है। तब रमा को उसका गम और बाघ का गम एक जैसा ही लगता है। बेटा, आज से खुद को अकेला मत समझो। कोई कुछ भी कहे उसकी तरफ ध्यान मत देना। ये दुनिया बहुत ही जालिम है, पर हमें हर मुसीबत से डट कर सामना करना होगा। आज से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और सबका मुंह बंद कर दूंगी। रमा बाघ को अपना बेटा बना लेती है। बाघ रमा को माँ मानने लगता है और उसके साथ खुशी से रहने लगता है। रमा को बाघ के रूप में बेटा मिल जाता है जिसकी वो अच्छे से देखभाल करती है। रमा और बाघ दोनों भी एक साथ जंगल घूमते रहते। तभी लोमड़ी उन दोनों को देख लेती है। मुझे तो लगा था कि मेरी जली खोटी बातें सुनकर बाघ ने जान दी होगी, पर ये तो जिंदा है। ये बाघ कम था कि अब ये गाय भी आ गई जंगल में। ये दोनों मिलकर जंगल को नरक बना देंगे। लोमड़ी रमा और बाघ को जंगल के लिए मनहूस समझती है। लोमड़ी उन दोनों के बारे में जंगल में अफवाह फैलाती है। सारे जानवर मिलकर उन दोनों को जंगल से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। सारे जानवर रमा और बाघ को घेर लेते हैं। तभी बंदर कहता है, अरे ओ गाय, तू हमारे जंगल नहीं रह सकती, चली जा यहाँ से। और हाँ, इस बाघ को भी लेकर जा अपने साथ, नहीं तो हम सारे तुम दोनों को जान से मार देंगे। खबरदार, अगर मुझे या मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो तुम सब दिमाग से बीमार हो चुके हो। अरे इसकी माँ अगर क्रूर थी तो इसमें बेचारे इस बच्चे का क्या दोष। और हाँ, मेरी कद अगर छोटी है तो क्या मुझे जीने का हक नहीं है? देखो, आज तक सब सहन कर लिया, पर आज नहीं। इस जंगल में सबको रहने का अधिकार है और वो तुम हमसे छीन नहीं सकते। अरे तू और तेरी बड़ी बड़ी बातें हमें नहीं सुननी, हमें बाघ से खतरा है बस। ऐसा मत कीजिए। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि मेरा बेटा कभी भक्षक नहीं बनेगा, बल्कि वो आप सबका रक्षक बनेगा। मुझे बस एक मौका दो, मैं आप सबको गलत साबित कर दूंगी। रमा की बात सुनकर सारे जानवर उस पर भरोसा रखते हैं, पर लोमड़ी तो गुस्से में ही रहती है। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। बाघ अब बड़ा हो चुका था, पर उसने कभी किसी मासूम जानवर को मारा नहीं था। तभी एक बार लोमड़ी ही हिरन के बच्चे का शिकार कर रही थी। तब बाघ उसे देख लेता है और उस बच्चे को बचाता है और लोमड़ी को जंगल से भगा देता है। तब रमा कहती है, देखा आप सब लोगों ने, मेरा बेटा कितना अच्छा है। आप सब ने इसे ताने मारे, पर देखो आज इसने आपके बच्चे की जान बचाई। मेरी परवरिश में कोई खोट नहीं है। और उसे ही जंगल का राजा बना देते हैं। जिस रमा को उसकी कद के लिए बोला जाता था, आज उसे मान सम्मान मिलने लगता है। बाघ अब सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाते हुए खुशी से रहने लगता है। नीति: कभी भी किसी को उसके कद से नहीं बल्कि उसके विचारों से जानना चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चीता और दूधिया कुत्ता। कुछ दिनों से एक चीता सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए जंगल के मासूम जानवरों को आए दिन मारने लगा। बस वो उन्हें मारकर जंगल के किसी कोने में फेंक देता था। ना कभी उन्हें खाता था। बेवजह जंगल के जानवरों को मारना जंगल के कानून के खिलाफ था, पर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। आज तो बड़ा मजा आ गया, अच्छा शिकार करने को मिला। वैसे इन कमजोर जानवरों को मारने का मजा ही कुछ और है। कोई भी मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। अब कल किसका शिकार करूं? जंगल के जानवर उसकी इस हरकत से बेहद दुखी थे। डरते डरते ही सही, लेकिन कुछ जानवरों ने उसे काफी समझाया, पर उसने किसी की भी ना मानी। उल्टा जो समझाने गए वही अपनी जान गंवा बैठे। इसलिए हर कोई अपनी जान मुट्ठी में लेकर अब घूमने लगा। अब चीता की नजर जंगली कुत्ते के परिवार पर थी। उनके नन्हे नन्हे पिल्लों पर अपने दांत गड़ाने के लिए वो उतावला था। उन पिल्लों के माँ बाप को चीते ने कुछ दिन पहले ही मार डाला था। इसलिए चीता को लगा कि अब बिना माँ बाप के बच्चे हैं, उनका शिकार करना बेहद आसान होगा।
यही सोचकर चीता ने गुफा के बाहर खेल रहे उन पिल्लों पर हमला कर दिया। चीता को सामने देख पिल्ले जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना सुन चीता बहुत खुश हुआ, पर उसे ये नहीं पता था कि वो अपनी मौत को दावत देने यहाँ खुद चल कर आया है। चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारी इस रोने की आवाज से मेरे कानों को बेहद सुकून मिल रहा है। चीता पिल्लों की इस हालत पर खुश हो रहा था कि तभी उसने अपने पीछे किसी की हलचल महसूस की। जब उसने पलट कर देखा तो उसकी तो बस आंखें ही बाहर निकलने वाली थी। उसके पीछे एक भूतिया कुत्ता खड़ा था जिसके एक नहीं तीन सर थे, जिसकी आंखें भड़कीले लाल रंग की थी और जो गुस्से से चीते को घूर रहा था, जोर जोर से घुर्रा भी रहा था। चीते की तो मानो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तुम कौन हो? क्या हो? ये कैसा भयानक प्राणी है? क्यों तू मुझे भूल गया? तूने ही तो बड़ी बेरहमी से मुझे और मेरी पत्नी को मारकर मेरे बच्चों को अनाथ कर दिया था। तुझे क्या लगा इन पिल्लों का कोई नहीं है तो तू आसानी से इनको मार डालेगा? उनकी रक्षा करने के लिए ही तो मैं वापस लौटा हूँ, वो भी इस रूप में, ताकि जो मेरा हाल हुआ वो मेरे बच्चों का ना हो पाए। ऐसा नहीं हो सकता। और मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम्हारे बच्चों को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अच्छा, मैं निकलता हूँ। चीता वहां से निकलने लगा, पर अचानक पलटकर फिर से उस कुत्ते की ओर दौड़ पड़ा और उस पर हमला कर दिया। उसे यकीन था कि ये कोई भूत नहीं बल्कि कोई अलग जानवर होगा, इसलिए वो उसे मारने की लगातार कोशिश करता रहा। लेकिन वो कुत्ता मामूली कुत्ता नहीं, भूतिया कुत्ता था, इसलिए चीते के हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो खुद ही मुंह के बल जमीन पर गिर गया। वो फिर से उठकर खड़ा हो गया और बार बार कुत्ते पर हमला करने की नाकाम कोशिश करने लगा। काफी नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उसको यकीन हो ही गया कि ये कोई मामूली कुत्ता नहीं। तो दूसरी ओर कुत्ते को पता था कि चीता इतनी आसानी से सुधरने वालों में से नहीं है, उसे सजा देना बेहद जरूरी है। इसलिए उसने बिना देर किए अपने एक सर से चीते को पकड़ लिया और उसका दूसरा सर बच्चों से बातें करने लगा। बच्चों, तुम अब अंदर जाओ। आज के बाद ये शैतान तुम्हें क्या किसी भी मासूम जानवर को परेशान नहीं करेगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ से क्या इस जंगल से ही चला जाऊंगा, कभी वापस लौट कर नहीं आऊंगा, मुझे जाने दो। पर उस पर 3 सर वाले कुत्ते ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। भूतिया कुत्ते के तीनों सिर ने चीता पर एक साथ हमला कर दिया और बड़ी बेरहमी से उसको चीर फाड़ कर रख दिया। आखिरकार चीते को अपने किए की सजा मिली। उसके मरते ही भूतिया कुत्ते को शांति मिल गई और उसका काम पूरा हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सफेद बंदर की माँ काला चीता। ये कहानी है एक जंगल की जहाँ बंदरों का दल था। एक बार उस दल में एक बंदर की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया जो पूरे सफेद रंग का था, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो गए और बोले, अरे रानी, ये कैसे बच्चे को जन्म दिया है तुमने? ये तो पूरा सफेद है, इसको तो हम अपने दल में नहीं रख सकते। इसका तुम तुरंत त्याग कर दो, ये हमारे दल के लिए श्राप है। पर इसको मैंने जन्म दिया है, मैं इसको कैसे छोड़ दूंगी? आखिर ये मेरा खून है। पर इसको तुम्हें छोड़ना ही होगा, नहीं तो हम तुमको भी पूरे परिवार से और दल से अलग कर देंगे। बहुत सोचने के बाद बेचारी रानी अपने बच्चे से बोलती है, बेटा, मैं तुम्हें अपने पास तो रखना चाहती हूँ पर रख नहीं सकती, क्योंकि अगर मैंने तुमको रख लिया तो दल के लोग हमारे पूरे परिवार को अलग कर देंगे। ऐसा बोलकर रानी अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ देती है और वो सफेद बंदर एक टोकरी में बहते बहते एक जगह रुक जाता है। वहीं एक मोना नाम की काला चीता पानी पी रही थी। तभी उसकी नजर टोकरी पर पड़ती है। अरे, इस टोकरी में तो बंदर का बच्चा है और वो पूरा सफेद भी है।
पर ये कहाँ से आ रहा है? फिर मोना उस बंदर को पानी से बाहर निकालती है और सोचती है, लगता है इसके रंग के कारण इसके दल ने इसे निकाल दिया होगा। अब मैं इसे पालूंगी। ऐसा बोलकर मोना उस सफेद बंदर को अपने पास रख लेती है। चीतों का एक बहुत बड़ा दल था। उसमें मोना अपने पति के संग रहती थी, लेकिन मोना का कोई बच्चा नहीं था। इस कारण उसके बाकी सारे साथी उसको हीन भावना से देखते थे। फिर मोना अपने घर पहुंचकर अपने पति को बंदर का बच्चा दिखाती है, जिसे देख मोना का पति कहता है, ये तो बंदर का बच्चा है, वो भी पूरा सफेद। अगर इसको हमारे सभी लोगों ने देख लिया तो क्या बोलेंगे? हम इसको अपने साथ कैसे रख सकते हैं? ये क्या बोल रहे हो? ये चाहे बंदर का ही बच्चा क्यों ना हो, मैं इसको पाल लूंगी। ये है तो बच्चा ही ना। भगवान ने बहुत दिनों बाद मेरी सूनी गोद भर दी है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। हमारे दल के लोग नहीं मानेंगे कि ये हमारा बच्चा कैसे हो सकता है, और एक दिन वो इसे भी दूसरे जानवरों की तरह मार डालेंगे। तुम समझती क्यों नहीं? ये मेरा बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। आज से मैं इसकी माँ हूँ और ये हमारे साथ ही रहेगा। और इस तरह मोना सफेद बंदर को अपने पास ही रखती है। और जैसे ही चीते के दल को पता लगता है, सभी काले चीते को देखने आते हैं और उसे देखते ही बोलते हैं, अरे ये तो बंदर का बच्चा है, वो भी सफेद रंग का। हाँ, ये बंदर है, लेकिन ये मेरा बच्चा है और इसे मैं पालूंगी। तुम एक काला चीता हो, तुम्हारा बच्चा सफेद बंदर कैसे हो सकता है? मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि भगवान ने इसे मेरे लिए ही भेजा है, ये मेरा बच्चा है। और इस तरह सारे दल के लोग मोना से बहुत बहस करते हैं, पर मोना किसी की नहीं सुनती। वो अपने बच्चे को अपने पास ही रखती है, जिससे सभी लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। और उस दिन के बाद दल के सभी लोग मोना और उसके बच्चे को बहुत परेशान करते थे। और एक दिन वो सब मिलकर बंदर को मारने के लिए आते हैं, जिसको बचाते बचाते मोना का पति मारा जाता है। और मोना सफेद बंदर को लेकर वहां से भाग जाती है। मोना अपने बेटे से कहती है, बेटा, ये सब मिलकर तुम्हारे पिता को मार चुके हैं और अब कहीं हमें ना मार डाले, इसलिए हमको यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। फिर दोनों जंगल छोड़कर वहां से चले जाते हैं और पास ही के जंगल में रहने लगते हैं। इस तरह काफी टाइम बीत जाता है और वो बंदर अब बड़ा हो चुका था। एक दिन सफेद बंदर जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे शिकारी दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो कहते हैं, लगता है वहाँ कुछ शिकारी है, पर मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए। और फिर वहाँ जाकर वो उन सब की बातें सुनने लगता है, जिसमें से एक शिकारी बोलता है, यहाँ कुछ दूरी पर मैंने काले चीतों का एक बड़ा दल देखा है, हमको उन सबको पकड़ना है। उनकी बातें सुनकर सफेद बंदर बोलता है, अरे ये शिकारी तो हमारे दल को पकड़ने की बात कर रहे हैं, मुझे जाकर सबको सावधान करना होगा। पर अगर ये बात मैं माँ को बताऊंगा तो वो मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए मुझे बिना बताए ही जाना होगा। और फिर वो सफेद बंदर काले चीतों के दल में जाता है। तभी सफेद बंदर को दल के लोग देखते ही उससे बोलते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? चले जा यहाँ से, वरना तुझे मार डालेंगे। अरे काका, मैं तो आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि पास के जंगल में शिकारी आए हैं और वो पूरे दल को पकड़ना चाहते हैं, इसलिए आपको कुछ करना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सब साथ मिलकर उन सभी शिकारियों को भगा देंगे। और वो सब मिलकर उन सभी शिकारियों पर हमला कर देते हैं और उनको भगा देते हैं। और फिर दल के सभी लोग मोना के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, मोना बहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बहुत परेशान किया, हमको माफ कर दो। आज अगर ये नहीं होता तो हमारे पूरे दल को शिकारी पकड़ कर ले जाते। हम सभी आपके गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। अब आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलो, आप वहीं रहो। मैं यहीं खुश हूँ अपने बच्चे के साथ, मुझे नहीं जाना वहाँ। और तुमने ये कैसे सोचा? जिन्होंने मेरे पति को मारा था, मैं उनके साथ रहूंगी। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर सभी लोग शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं और सफेद बंदर अपनी माँ के साथ वहीं खुशी खुशी रहता है। कभी भी किसी का रंग रूप देख के उसके बारे में राय बनाना बहुत ही गलत बात है। वो देखने से अच्छा है उस व्यक्ति का या उसका मन देखना चाहिए।
भूखा ब्लैक पैंथर और गोल्डन एलिफेंट। एक बार की बात है, एक जंगल में एक काला चीता भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। भोजन ढूंढते ढूंढते काले चीते को काफी वक्त हो गया था, पर उसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था। वो थका हारा एक तालाब के पास जाकर मन ही मन सोचता है, शिकार ढूंढते ढूंढते मेरी तो हालत ही खराब हो गई। अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मेरी पत्नी मेरे सिर पर डंडा मार मार के मेरा जीना हराम कर देगी। यूं काला चीता सोच ही रहा था कि उसकी नजर वहीं पास में पानी पीने आए एक सूअर पर पड़ती है। काला चीता सूअर को देखकर खुश हो जाता है। चलो, भगवान ने आखिरकार मेरी सुन ही ली, अब मैं इस सूअर का शिकार करूंगा। ये सोचकर वो सूअर पर हमला करने ही वाला था कि सूअर तुरंत बहुत तेजी से वहां से भाग निकलता है। काला चीता भी उसके पीछे पीछे भागता है। सूअर बचकर भाग जाता है। काला चीता भागते भागते एक कांटों भरे गड्ढे में गिर जाता है। ओए माँ, ये क्या हो गया? कोई मेरी मदद करो, मुझे इस कांटों भरे गड्ढे से बाहर निकालो। लगता है आज का दिन ही खराब है। एक तो शिकार नहीं मिला, ऊपर से कांटों भरा ये गड्ढा। ओए माँ। यूं काला चीता मदद के लिए चिल्ला ही रहा था कि तभी उधर से एक सुनहरा हाथी गुजरता है। वो काले चीते की आवाज सुनकर कहता है, लगता है काला चीता मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। ये सोचकर सुनहरा हाथी तुरंत काले चीते के पास जाता है। काला चीता सुनहरे हाथी को देखकर कहता है, दोस्त, मेरी मदद करो, मुझे इस कांटों भरे गड्ढे से बाहर निकालो। परेशान ना हो दोस्त, मैं अभी तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकालता हूँ। ये कहकर सुनहरा हाथी काले चीते को उस कांटों भरे गड्ढे से बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। वैसे तुम कहाँ से आए हो? मैंने तो तुम्हें कभी पहले इस जंगल में नहीं देखा। तुम तो कितने सुंदर और अद्भुत हो। सही कहा तुमने, मैं पास के जंगल से आया हूँ। मेरे पास कुछ अद्भुत जादुई शक्तियाँ हैं, जिन्हें पाने के लिए एक जादूगर मेरे पीछे पड़ा था और मैं उससे बचते बचाते इस जंगल में आ गया हूँ। अगर तुम्हारे पास इतनी ही जादुई शक्तियाँ हैं तो तुम उस जादूगर से डर क्यों रहे हो? दोस्त, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकता, और हाँ, तुम मुझसे वादा करो कि मेरी जादुई शक्तियों के बारे में तुम किसी को कुछ नहीं कहोगे। दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि यह बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे दोस्त, मैं और मेरी पत्नी बहुत भूखे थे। आज सुबह से मुझे कोई शिकार नहीं मिला। सुनहरा हाथी अपनी जादुई शक्तियों से काले चीते के लिए ढेर सारा भोजन लाता है। ये देखकर काला चीता खुश हो जाता है। वो सुनहरे हाथी का धन्यवाद करता है और वहां से सारा भोजन लेकर उसकी पत्नी के पास जाता है। काले चीते की पत्नी इतना सारा भोजन देखकर खुश हो जाती है और वो काले चीते से कहती है, तुमने अकेले इतना शिकार कैसे किया? काला चीता अपनी पत्नी को जादुई सुनहरे हाथी के बारे में बताती है। ये सुनकर उसकी पत्नी कहती है, अरे वाह, जादुई शक्तियों वाला सुनहरा हाथी। कल से तुम्हें शिकार करने की कोई जरूरत नहीं, तुम रोज उस जादुई हाथी से भोजन मांग लेना। काला चीता ऐसा ही करता है। वो रोज सुनहरे हाथी से भोजन मांगने जाता। सुनहरा हाथी रोज काले चीते को भोजन देता। यूं काला चीता और उसकी पत्नी बड़े ही मजे से भोजन खाते थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन काले चीते की पत्नी के मन में लालच पैदा होता है और वो सोचती है, अरे ये बार बार उस जादुई सुनहरे हाथी के पास जाकर भोजन मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर वो सारी जादुई शक्तियाँ मुझे मिल जाए तो मैं इस जंगल पर राज करूंगी। मुझे किसी के आगे भीख नहीं मांगना पड़ेगा। मुझे किसी भी तरह जादुई हाथी की सारी शक्तियाँ लानी होगी। ये सोचकर वो सारी बात अपने पति को बताती है। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो मेरा दोस्त है, उसने मेरी जान बचाई थी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, तुम ये भी बता दो कि तुम्हारे लिए दोस्ती ज्यादा जरूरी है या पत्नी? मतलब ये कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तब मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो ठीक है, जल्दी जाओ और इस जादुई हाथी को यहाँ ले आओ। ये सुनकर काला चीता सुनहरे हाथी के पास जाता है। दोस्त, क्या हुआ? आज आने में देर क्यों कर दी?
दोस्त, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं दोस्त, चलो चलते हैं। काला चीता सुनहरे हाथी को लेकर उसके घर आता है। काले चीते की पत्नी सुनहरे हाथी को देखकर खुश हो जाती है, हाथी को बांध देती है। हाथी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अरे दोस्त, ये सब क्या है? दोस्त, मुझे माफ कर दो, वो मेरी पत्नी चाहती है कि तुम्हारी सारी जादुई शक्तियाँ तुम उसे दे दो ताकि वो इस जंगल पर राज कर सके। अरे बस इतनी सी बात, अगर ये बात मुझे पहले बता देते तो मैं कब का आकर अपनी सारी शक्तियाँ खुद ही दे देता। चलो, अभी भी कोई देर नहीं हुई, तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो, मैं अपनी सारी जादुई शक्तियाँ गुफा में ही रखता हूँ। काला चीता और उसकी पत्नी हाथी के साथ उसकी गुफा के पास आते हैं। जाओ दोस्तों, मेरी सारी शक्तियाँ उस गुफा में हैं, जाओ जाकर ले लो। काला चीता और उसकी पत्नी ना आगे सोचते हैं और ना पीछे, वो दोनों सीधे गुफा में भागते हैं और इधर हाथी अपनी जादुई शक्तियों से उस गुफा को बंद कर देता है। काला चीता और उसकी पत्नी भूख और प्यास के मारे गुफा में ही मर जाते हैं। शेर की माँ हिरन। कुछ समय पहले की बात है, एक जंगल में एक हिरनी रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। वो बहुत ही लाड़ और प्यार से उनका पालन पोषण करती थी। एक दिन वो उनके साथ खाना ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद हिरनी को एक शेरनी दिखाई देती है। उसे देखकर हिरनी डर से कांपने लगती है। बाप रे शेरनी, मेरे प्राण चले जाए मुझे इसकी चिंता नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को मैं किसी भी तरह बचा लूंगी। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग बहुत ही खतरे में हैं। हमसे कुछ ही दूरी पर एक शेरनी है, उससे हमें बचना होगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। माँ, क्या वो शेरनी हमें खा जाएगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। तुम लोग डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप लोग इधर ही छुपे रहना, मैं उस शेरनी का ध्यान दूसरी ओर भटका कर आती हूँ। माँ प्लीज माँ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ, बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम जी नहीं पाएंगे। बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुरंत वापस आ जाऊंगी। इस तरह वो बच्चों को वहीं पर छोड़कर शेरनी का ध्यान भटकाने के लिए जाती है। इतने में शेरनी हिरनी को देखकर कहती है, वहीं रुको, कितना भागोगी? कितना भी दूर भागो, मुझसे बच नहीं सकती। आज मेरा आहार तुम ही बनोगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो मुझे पकड़ो, मेरा शिकार करना तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरा ही मजाक उड़ाती हो, अभी तुम्हारा अंत करती हूँ। ज्यादा बातें मत करो, चलो भागो, मुझे पकड़ कर दिखाओ। इस तरह हिरनी भागना शुरू करती है। हिरनी को पकड़ने के लिए शेरनी उसके पीछे भागती है। कितना भी कोशिश करने पर भी हिरनी शेरनी के हाथ नहीं लगती। आखिरकार एक कुएं के ऊपर से हिरनी छलांग लगाकर भाग जाती है, लेकिन थकी हारी शेरनी कुएं के ऊपर से छलांग नहीं मार पाती और वो उसके अंदर गिर जाती है। इतने में वहां शेरनी के बच्चे आते हैं। कुएं में फंसे अपनी माँ को देखकर रोने लगते हैं। जल्दी ऊपर आ जाओ माँ, जल्दी आ जाओ। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं अब जा रही हूँ, आप लोग सावधानी से रहना। माँ हमें छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर हम नहीं जी सकते, तुरंत ऊपर आ जाओ माँ। आप लोग मेरी बात सुनो और चले जाओ यहाँ से, और हाँ, सावधानी से रहना। इस तरह शेरनी पानी में डूब जाती है। कुछ दूर खड़ी माँ हिरनी ये सब कुछ देखकर शेरनी के बच्चों के पास आती है। मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप लोग चिंता न करो, मेरे बच्चों के साथ साथ तुम्हारा भी पालन करूंगी। नहीं नहीं, हमें सिर्फ हमारी माँ चाहिए, तुम नहीं। ऐसा मत कहो बच्चों, चलो मेरे साथ।
इस तरह हिरनी शेरनी के बच्चों को लेकर वहां से अपने बच्चों के पास जाती है। अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, आज से आप सब लोग मेरे ही संतान हो। आप सबको मिलजुल कर रहना होगा, समझे ना? ठीक है माँ, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। कुछ दिन बाद हिरनी के बच्चे और शेरनी के बच्चे काफी बड़े हो गए थे। एक दिन दूसरे प्रांत का एक तेंदुआ उस जंगल में आता है। खाने के लिए इधर उधर ढूंढते रहता है। इतने में माँ हिरनी दिखाई देती है। अरे वाह, आज मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। इस हिरनी का शिकार करके खा जाऊंगा इसे, फिर इस जंगल में आराम से जीऊंगा। तेंदुआ माँ हिरनी पर हमला करने का प्रयत्न करता है। इतने में हिरनी वहां से भाग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद शेरनी के बच्चे आकर उस तेंदुए को रोक लेते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ, फिर हम सब मिलकर उस हिरन का शिकार करके मिलजुल कर आराम से खाएंगे। तुम्हारी ये हिम्मत, हमारी माँ का ही शिकार करना चाहते हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्या तुम लोग इस हिरन के बच्चे हो, या फिर मुझे रास्ते से हटाकर तुम अकेले इसको खाने का प्लान बना रहे हो? मुझे सब पता है, हम सब मिलकर खाएंगे दोस्तों, क्या कहते हो? ऐसी बातें मत करना, तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मान जाओ। इतना कहकर शेर तेंदुए पर हमला करते हैं। फिर तेंदुआ वहां से भाग जाता है। बाद में शेर अपनी माँ हिरन से कहता है, माँ, तुम्हें बचाने के लिए हम प्राण भी दे सकते हैं और हर मुसीबत से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों, हम इसी तरह हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। उस दिन से जंगल में वो खुशी से अपना जीवन बिताते रहते हैं। सीख, बिना जात पात के प्यार और वात्सल्य के साथ सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। कष्ट के समय सबका साथ देना चाहिए। गोल्डन बाघ घर सफेद शेर की सेना और शैतानी शक्तियों वाला जादुई हाथी लायन। एक समय की बात है, एक बार एक गोल्डन बाघ एक जंगल में प्रकट होता है। वो जंगल में इधर उधर घूमता रहता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब वो सोचता है, अरे, इस जंगल के जानवर कहाँ चले गए, या फिर ये जंगल किसी मुसीबत में तो नहीं? तभी उसे एक सफेद शेर भागते हुए नजर आता है। गोल्डन बाघ सफेद शेर को रोकता है और उसके भागने का कारण पूछता है। तब सफेद शेर कहता है, शैतानी शक्तियों वाला जादुई हाथी शेर मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे मारकर मेरी शक्तियां पाना चाहता है। मेरा जंगल तो पीछे ही रह गया। तो तुम उसका सामना करने के बजाय ऐसे क्यों पीठ दिखाकर भाग रहे हो? वो बहुत ही शक्तिशाली है, मेरी ताकत उसके सामने कुछ नहीं। उसने पूरे जंगल को शमशान बनाकर रख दिया है। तब बाघ को उस जादुई हाथी शेर पर बहुत गुस्सा आता है। तब वो सफेद शेर से कहता है, तुम घबराओ मत, शायद इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ, ताकि उस जादुई हाथी शेर का अंत कर सकूं। तुम जल्दी से यहाँ से भागकर मेरे गोल्डन बाघ घर में चले जाओ। तुम वहां सुरक्षित रहोगे, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। बाघ सफेद शेर को गोल्डन बाघ घर का पता बताता है। सफेद शेर उस गोल्डन बाघ घर चला जाता है। कुछ ही पलों में गोल्डन बाघ और जादुई हाथी शेर का आमना सामना हो जाता है। तब जादुई हाथी शेर कहता है, तुम कौन हो गोल्डन बाघ, और यहाँ क्या करने आए हो? कहाँ है वो सफेद शेर? कहीं तुमने तो उसे छुपाया नहीं? देखो, उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। आज तो तू अपनी खैर मना। पापी अपनी ताकत से मासूम जानवरों पर अत्याचार करता है। तेरा सामना आज तक मेरे जैसे ताकतवर बाघ से नहीं पड़ा, इसीलिए तू जिंदा बचा है। तब दोनों भी अपनी अपनी जादुई शक्ति से एक दूसरे पर वार करते हैं। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है
पर शैतानी शक्तियां होने के वजह से जादुई हाथी शेर गोल्डन बाघ को कैद कर लेता है, उसे एक पिंजरे में बंद करता है। जादुई हाथी शेर गोल्डन बाघ पर हंसते हुए कहता है, कहाँ गई रे तुम्हारी ताकत? बहुत बड़ी बड़ी आंख रहे थे तुम, पर देखो मेरे सामने सारे फीके हैं। अब मैं ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे जंगलों पर अपनी हुकूमत करूंगा और सबको अपना गुलाम बनाऊंगा। गोल्डन बाघ पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करता है, पर वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। जादुई हाथी शेर बाघ के सामने ही मासूम जानवरों को मारने लगता है, पर गोल्डन बाघ आंखों से देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसका उसे बहुत दुख होता है और वो मन ही मन सोचता है, अब इस जादुई हाथी शेर से जानवरों को कैसे बचाऊं? यहाँ से मेरा कैसे छुटकारा होगा? बाघ मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है। बाघ पिंजरे में कैद था कि तभी वहां उल्लू आता है और वो जादुई हाथी शेर से कहता है, हे जादुई हाथी शेर, 2 दिन के बाद ग्रहण है। तुम्हें उस दिन अपनी गुफा में छुप कर रहना होगा। वो दिन तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है, समझे ना? मैं भला ये कैसे भूल सकता हूँ? बस यही एक दिन है जहाँ मेरी कोई ताकत काम नहीं करती, पर ये बात किसी को भी पता नहीं है और ये बाघ तो कैद में है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्लू जादुई हाथी शेर को आगाह करके वहां से चला जाता है, पर यह बात सुनकर गोल्डन बाघ बहुत खुश हो जाता है। 2 दिन बीत जाते हैं। उधर सफेद शेर गोल्डन बाघ के लिए चिंतित हो जाता है। मेरी वजह से कहीं गोल्डन बाघ मुसीबत में ना पड़ा हो। बाघ ने कहा था कि वो वापस आएगा, पर अभी तक वो वापस ही नहीं आया। अब मुझे मेरी सफेद शेरों की सेना को बुलाना ही होगा। सफेद शेर गोल्डन बाघ घर से बाहर आता है। वो जंगल में अपनी सफेद शेरों की सेना को बुलाता है और सब मिलकर गोल्डन बाघ को ढूंढने लगते हैं। उन्हें गोल्डन बाघ एक पिंजरे में कैद दिखाई देता है। वो सारे बाघ के पास जाते हैं। तब गोल्डन बाघ कहता है, सफेद शेर, तुम यहाँ, और वो भी अपनी सेना लेकर। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम यहाँ समय रहते आ गए। देखो, ग्रहण शुरू होने से पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। सफेद शेरों की सेना गोल्डन बाघ को पिंजरे से मुक्त करती है। तब बाघ सफेद शेर को ग्रहण के बारे में बताता है और कहता है, वो जादुई हाथी शेर किसी गुफा में छुपा हुआ है। ग्रहण खत्म होने से पहले उसे ढूंढकर हमें उसे खत्म करना होगा। तब गोल्डन बाघ और सफेद शेरों की सेना उस गुफा के पास आते हैं जहां वो जादुई हाथी शेर छुपा हुआ था। गोल्डन बाघ उसे ललकारने लगता है। तब जादुई हाथी शेर गुफा से बाहर आता है और कहता है, तुम पिंजरे से बाहर कैसे आए? अच्छा, तो ये सब इस सफेद शेर की वजह से हुआ है। क्यों रे सफेद शेर, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? तभी ग्रहण लग जाता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर गोल्डन बाघ और सफेद शेरों की सेना एक साथ जादुई हाथी शेर पर हमला करते हैं और उसे जान से ही मार देते हैं। इस तरह से बुरी शक्ति का अंत हो जाता है और सच्ची ताकत का विजय हो जाता है। गोल्डन बाघ अपने गोल्डन बाघ घर में वापस जाता है और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती है। नीति: बुराई का अंत आखिरकार होकर ही रहता है। जादुई लंबे पैर बकरी और जादुई 2 रास्ते। सफेद शेरों पर बाघ का कहर। जंगल का राजा सिम्बा बहुत ही डरपोक था। उसके इस बात का फायदा बाघ हमेशा उठाने की कोशिश करता रहता था। एक बार बाघ जंगल में घुसकर जानवरों का शिकार करने लगता है। तब सारे सफेद शेर सिम्बा के पास जाते हैं। तब एक शेर कहता है, महाराज, वो बाघ हमारे जंगल के जानवरों का बेरहमी से शिकार कर रहा है और आप हो कि डर के मारे गुफा में बैठे हो। आप जैसे डरपोक राजा का ना होना ही बेहतर है। सारे सफेद शेर सिम्बा को भला बुरा बोलते हैं, पर सिम्बा मुंह लटकाए रहता है। ऐसे ही कुछ दिन चले जाते हैं।
एक बार बाघ हिरणों के झुंड पर हमला बोल देता है। वो हिरण के छोटे छोटे बच्चों को मार गिराता है। तब एक हिरण सिम्बा के पास अपना दुखड़ा लेकर जाती है। महाराज, इस बाघ का कुछ कीजिए। उसने हमारे झुंड पर हमला बोल दिया और हमारे छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। महाराज, अभी तो अपना डर छोड़कर उस बाघ से मुकाबला कीजिए। हिरण का दुख सिम्बा को देखा नहीं जाता। हिरण के जाने के बाद सिम्बा खुद से कहता है, मैं क्यों ऐसा हूँ? मैं अपनी प्रजा की रक्षा तक नहीं कर सकता। मैं अब इस जंगल में नहीं रह सकता। इसे छोड़कर मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। ऐसा सोचकर सिम्बा जंगल छोड़कर भागने लगता है। सिम्बा जंगल की सीमा के बाहर पैर रखने ही वाला था कि अचानक से उसके सामने दो रास्ते प्रकट होते हैं। उन दो रास्तों के दो सुअर सेवक थे। एक रास्ता कांटों से भरा हुआ था तो दूसरा फूलों से। फूलों से भरा रास्ते वाले सुअर सिम्बा से कहता है, महाराज, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे रास्ते से चलो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। वो बाघ आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कांटों के रास्ते वाला सुअर कहता है, महाराज, मेरा रास्ता कांटों से भरा है, पर मैं आपको साहस दूंगा। आप अपनी प्रजा की रक्षा कर पाओगे। दोनों सुअर की बातें सुनकर सिम्बा सोचने लगता है। आज तक मेरी वजह से मेरी प्रजा मुझे कोस रही है। नहीं नहीं, कांटों का रास्ता ही मेरे लिए और मेरी प्रजा के लिए उचित रहेगा। सिम्बा कांटों वाला रास्ता चुनता है। वो सुअर के साथ कांटों वाले रास्ते से जाता है। उस जादुई रास्ते से आगे जाकर सुअर कहता है, महाराज, थोड़ी देर में यहाँ लंबे पैरों वाली एक बकरी प्रकट होगी। आप उसके अंदर जाकर वहाँ रखा हुआ दूध पी लेना। तब जाके आप एक साहसी और निडर शेर बन जाओगे। आपके सामने बाघ फीका पड़ जाएगा। सुअर के ऐसा कहते ही वहाँ एक लंबे पैर वाली बकरी प्रकट होती है। सुअर वहाँ सीढ़ियाँ लगाता है। सिम्बा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है और वहाँ पर रखा हुआ दूध पी लेता है। दूध पीते ही सिम्बा खुद में कुछ अलग महसूस करने लगता है। वो शक्तिशाली और निडर बन जाता है। सिम्बा सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। सुअर का धन्यवाद करके सिम्बा फिर से वापस जंगल आता है। वहाँ बाघ हिरण का शिकार कर रहा था। तब सिम्बा पहले बाघ को समझाने की कोशिश करता है। रुक जाओ बाघ, खबरदार जो हिरण को कुछ किया तो चले जाओ इस जंगल से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम और मुझे मार दोगे? डरपोक हो तुम, और तुम मुझे धमका रहा है। चला जा यहाँ से तू। बाघ को सिम्बा के ताकत के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो उसकी बात नहीं मानता। तब सिम्बा बाघ पर हमला करता है और बाघ से लड़ाई करने लगता है। तब तक वहाँ सफेद शेर और बाकी के जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। अपने महाराज को बाघ से लड़ते देख वो चकित हो जाते हैं। सिम्बा बाघ को मार गिराता है। इस तरह से जंगल के दुश्मनों का खात्मा हो जाता है। तब एक शेर कहता है, महाराज, आप इतने निडर और ताकतवर कैसे बने? हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ये सब जादुई रास्ता और लंबे पैरों वाली बकरी के कारण हुआ है। आज से इस जंगल पर कोई भी बुरी नजर नहीं डालेगा। सारे सिम्बा का जय जयकार करने लगते हैं और खुशी खुशी से रहने लगते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बड़ा लाल कुत्ता। रास्ता भटक कर एक कुत्ते का बिल्ला जंगल में चला गया। कुछ देर बाद वो बड़ा लाल रंग का कुत्ता बन जाता है। इसके बाद जानवरों के साथ उसने क्या क्या किया, आइए इस कहानी में देखते हैं। एक दिन एक कुत्ते का बिल्ला रास्ता भटक जाता है। अरे, लगता है रास्ता भटक गया। इतने बड़े जंगल में मैं क्या करूँगा? मेरा मालिक राह देख रहा होगा। अगर मैं वापस नहीं गया तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। इस तरह सोचते हुए डरते डरते वो थोड़ी दूर जाता है।
फिर एक हाथी का सामना होता है। उसे देखकर कुत्ते का पिल्ला अपने मन में सोचता है, बाप रे, ये क्या है, इतना बड़ा बड़ा सा। अरे वो कुत्ते के पिल्ले, हट रास्ते से। मैं क्यों रास्ते से हटूं? तुम हट जाओ, तुम भी तो अपना रास्ता छोड़ सकते हो। क्या कहा? मुझसे जबान लड़ाते हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चलो हटो यहाँ से। हैं, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। अरे सारे जंगल में मैं सबसे बलवान हूँ, सबका बड़ा भाई हूँ, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, देख लूंगा। बलवान हो या बड़े भाई हो, मुझे क्या पता है, मैं भी बड़ा भाई हूँ। देखने में तो बित्ते भर के हो, हिम्मत तो देखो, बड़ों से जुबान लड़ाता है। मुझे और गुस्सा मत दिला, वरना मैं तुझे अपने पैरों के तले कुचल दूंगा, हट रास्ते से। इस तरह कहते हुए वो अपनी सूंड से कुत्ते के पिल्ले को उठाकर दूर फेंक कर चला जाता है। बाप रे, बलवान हो तो क्या इतनी बेइज्जती करेगा, कहकर वो वहां से निकलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक शेर का सामना होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, जंगल के महाराज के सामने खड़े हो। तुम जंगल के राजा हो तो मैं क्या करूं, मैं क्यों डरूं? तुम्हें पता है मैं भी गांव का राजा हूँ, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। अरे वाह पिल्ले, पता भी है किससे बात कर रहा है। थोड़ी और देर यहाँ रुका तो तेरी खैर नहीं। तुम मुझे क्या खत्म करोगे? तुम्हें पता है मेरे गांव में मुझे देखते ही सब कांपते हैं। इतने में बंदर वहां आता है। महाराज माफ कर दीजिए, यहाँ के बारे में ये जानता नहीं। ठीक है, यहाँ की सारी जानकारी से दो। इतना कहकर शेर चला जाता है। बाद में बंदर कुत्ते के पिल्ले से कहता है, वो हमारे महाराज थे, उनसे बहुत गौरव से बात करनी चाहिए। हाँ, तुम्हारी सीख नहीं चाहिए, मैं सब जानता हूँ। कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और एक मायावी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। मेरे छोटे कद को देखकर सब कमज़ोर समझ रहे हैं, इसीलिए मुझे सम्मान भी नहीं दे रहे। कितना अच्छा होता अगर मैं भी बड़ा हो जाता, तब इन हाथी और शेर को सबक सिखाता। तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। अभी मैं तुम्हें सबसे बड़ा लाल रंग के कुत्ते में बदल देता हूँ, लेकिन याद रखना तुम सिर्फ थोड़े समय के लिए ही बड़े हो, बाद में छोटे बन जाओगे। झटी कुत्ते का पिल्ला एक बड़ा सा लाल रंग का कुत्ता बन जाता है। वो खुशी खुशी जादुई पेड़ का धन्यवाद करता है, लेकिन वो जादुई पेड़ की कंडीशन भूल जाता है। हा, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं इस जंगल का सबका बड़ा भाई हूँ। मैं ही राजा हूँ। कहते हुए वो वहां से निकलता है। थोड़ी दूर में हाथी का सामना होता है। इतने बड़े कुत्ते को देखकर हाथी डर जाता है। क्या हाल है छोटे भाई साहब, कौन हो तुम और इतने बड़े कैसे बन गए? अब किसे रास्ता छोड़ना चाहिए बताओ। मैं ही हट जाता हूँ, लगता है बहुत बड़े जादूगर हो। आज से तुम मेरे सेवक बन जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है सेवक, मुझे शेर के पास ले चलो। फिर दोनों शेर के पास जाते हैं। बड़े से कुत्ते को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। हाँ, मुझे देखकर डर गए। आज से मैं ही जंगल का राजा हूँ और तुम मेरे सेवक, समझे? ठीक है, आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूँगा। मैं आज से आपका सेवक। मैं जंगल का राजा हूँ, ये बात सबको बता दो। चलो, अब जंगल की सैर करना चाहता हूँ मैं। ठीक है महाराज, चलिए। इस तरह शेर सारा जंगल उस जादुई कुत्ते को घुमाता है। घूमकर जादुई पेड़ के पास पहुँचता है। थोड़ी देर बाद बड़ा सा कुत्ता फिर से छोटे से पिल्ले में बदल जाता है। अरे रे, फिर से छोटा बन गया, क्या करूँ?
अरे तुम्हारी ये हिम्मत, जादू से हम पर ही राज करना चाहते हो? चलो भागो यहाँ से। हाँ हाँ, कितना बड़ा जादू किया और हमें मूर्ख बनाया। अभी कुचलता हूँ इसे पैरों तले। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए। जादुई पेड़ के कारण मैं कुछ देर के लिए बड़ा बन गया था, गर्व में आकर भूल गया। आप लोगों से बहुत बदतमीज़ी की। बड़े लोगों को छोटे लोगों का आदर करना चाहिए, मुझसे गलती हो गई। हाँ हाँ, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। हमेशा सबकी आदत करना। अब तुम घर चलो। फिर कुत्ते का पिल्ला वहाँ से घर चला जाता है।